सीरजन कंपनी में क्या होता है, क्या सामान बनता है, क्या उनका विजन है, कैसे वो स्पाइन की तरह देखना चाहते हैं। सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी कि इस कंपनी ने सामान बेचने से ऊपर सोचा, उसके आगे सोचा। ये सोचा कि सामान बेचने के पीछे जो भावना है, जो ज्ञान है, जो साइंस है, वो कस्टमर तक पहुंचने, जो खरीदने वाला उस तक पहुंचने की आवश्यक है। ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप हमारी कंपनी और कंपनी के लोगों को रीढ़ की हड्डी के बारे में बताना पसंद करेंगे। आई थिंक I did not take more than maybe 5 seconds, not more than 5 seconds. एकदम से हाँ करी क्योंकि मुझे ये विचार बहुत अच्छा लगा कई कारणों से। पहला कारण ये कि एक तो कंपनी जो सामान बना रही है वो असली इलाज की भावना है कि बीमारी ना होने दी जाए। बीमारी होने के बाद तो जब बीमारी हो गई तो हम द बैटल इज लॉस्ट, देन वी आर फाइटिंग ए बैटल व्हिच इज ऑलरेडी लॉस्ट। रोकना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस कंपनी से जुड़ने के बाद मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ा, एक नए तरीके से पढ़ना पड़ा इस कंपनी के सम्मान के विषय में और स्पाइन के विषय में। वैसे तो हम ऑपरेशन करते हैं, मेरे तरह से पढ़ना आता है, लेकिन नई तरह से पढ़ना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत ही फायदे की बात रही है, लाभ की बात। अब इस पढ़ाई का या इस तरीके से सोचने का लाभ आप लोगों तक और आपके जरिए जनता तक पहुंचे, यही मेरी कोशिश रहेगी। सो यहाँ इस टॉक को देने के लिए जो मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आई एम प्रिविलेज्ड। और इसके बदौलत जो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ा, जो मेरा इजाफा हुआ मेरे ज्ञान में, जो बढ़ा मेरा ज्ञान एक दूसरी तरह से, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन स्पाइन। हम सब लोग वर्टिब्रेट में आते हैं। वर्टिब्रेट माने जिसकी स्पाइन हो, जिसमें वर्टिब्रा, पूरा मैमेलिया क्लास जो है वो वर्टिब्रेट्स में आता है। सबका कॉमन फीचर है, चाइनीज हो, इंडियन हो, कोरियन हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, तो सब जो है मेरुदंड तो है सबके। तो उसके विषय में जानना अच्छा रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाऊं, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा न्यूरोसर्जन का है, तो स्पाइन के बारे में तो 10 दिन तक बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों के मतलब की चीज बताई जाए। इसके अलावा किस तरह से इसकी सेहत बना के रखी जाती है, इसका स्वस्थ कैसे रखा जाए, रीढ़ की हड्डी का काम क्या है, क्यों वो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों उसके विषय में सीरजन कंपनी इतनी बड़ी मशीन बना रही है, एक अलग से न्यूरोसर्जन को बुलाकर उस बारे में बात कर रही है। ये इंपॉर्टेंस है उसकी। रीढ़ की हड्डी का हम लोग किस किस जगह पे प्रयोग होता है, उसके क्या काम है, ये जरूरी है जानना, ताकि हम जान सकें क्या काम है, क्या और कैसे बनी है, फिर हम उसके लिए कैसे उसको स्वस्थ रखें। तो एक स्टेप वाइज लॉजिकल तरीके से चला जाए कि क्या उसके काम है। पहले तो उसी से स्ट्रक्चर समझ में आएगा। काम उसके 4 होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। हम लोग जैसे हैं, सीधे खड़े हुए हैं, 2 पैर पे हैं, दिमाग ऊपर है, हाथ पैर है, इसका स्ट्रक्चर का सारा बेसिस जो है वो स्पाइन। दूसरी चीज, हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम सोच सकते हैं। तो सोचने की जो क्रिया है दिमाग की, वो बाकी शरीर में कैसे पहुंचाई जाए, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। वो कंडक्शन किस तरह से होता है वो भी बात करेंगे। उसके हिसाब से रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी बात करेंगे। फिर मोशन, हम लोग जीवित हैं, इसका क्या लक्षण है? चलना या किसी भी अंग का चलना, चाहे वो आंख हो, चाहे पैर हो, कुछ भी हो, तो वो एक जीवन की निशानी है कि हम लोग जीवित हैं। तो उसके लिए मोशन है। और फिर रीढ़ की हड्डी क्योंकि एक ऐसी जगह पे स्थित है शरीर के अंदर, वो बहुत सी चीजों को संभालती है, बचाती है, उस पर भी बात करेंगे। इन सब कामों को अंजाम देने के लिए रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो उसी के हिसाब से। तो कैसी है? एक तो सेगमेंटल है, मतलब ब्लॉक्स में, लेवल्स में, ठीक है। जैसे बिल्डिंग बनती है, पहले फाउंडेशन होती है, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर उसके ऊपर आरसीसी का स्ट्रक्चर, ये सब इसी तरह से। तो सेगमेंटल है। दूसरी चीज मल्टी लेयर, उसमें कई लेयर्स, सतह कई सारी है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद
जो उसको चीजें बनाती हैं उसमें कुछ चीजें हार्ड हैं, कुछ सॉफ्ट। दोनों का अपना अपना अलग लक्ष्य है, दोनों का अपना अपना प्रयोग है, और उसके वजह से वो पूरे अंग की तरह काम करती है जो कि उससे बनी है। रेजिलियंट का मतलब है कि भगवान जब पैदा करता है और जब हम मरते हैं उसके बीच में हमारे शरीर को क्या क्या झेलना पड़ता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, हम सब लोग उसके प्रयोग से निकल रहे हैं। वो सबको सक्सेसफुली झेलने के लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्पाइन ने किस तरह से बनाई है हमने, और डायनामिक बदलती रहती है। मेरे बच्चे की रीढ़ की हड्डी अलग तरह की है, हमारी उम्र के लोगों की अलग है, यंग लोगों की अलग होती है, और मेरे पिताजी जो 82 साल के हैं उनकी रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर काफी बदल चुका है। तो समय के साथ बदलना, काम के साथ बदलना, ये उसका डायनामिक नेचर है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज्यादातर आप लोगों को पता है 33 हड्डियां होती हैं, 7 हड्डियां गले में, 12 थोरैक्स में या हमारा जो चेस्ट है, 5 हड्डी लंबर रीजन में, ये जो हमारी कमर कहलाती है, और 5 सेक्रम में, 4 कॉक्सिक्स में। कॉक्सिक्स वाली जुड़ गई है क्योंकि हमारी पूंछ नहीं रही, हमारे पूर्वजों की तो थी पूंछ, हम लोग की नहीं है। कुछ लोग पूंछ लेके चलना चाहते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। इसके अलावा जिराफ का गर्दन हो और चाहे मेरी गर्दन हो, वर्टेब्रेट्स में हड्डी 7 हो। गर्दन का जो रीजन है वो सिर्फ 7 हड्डी का बनेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लंबा व्यक्ति 6.5 फुट का हो, चाहे जिराफ हो, और चाहे नाटा आदमी होगा, वो 7 हड्डी से बना हुआ गर्दन। इसी तरह से जो हमारा चेस्ट का रीजन है वो भी 12 हड्डी का होगा, कमर 7-5 की होगी। माइनर वेरिएशंस 8-9% में होते हैं, एक फ्यूज कर गई, एक अलग हो गई, एक एक्स्ट्रा हो, वो अलग चीजें हैं, वो वेरिएशंस है, लेकिन जनरली चीज। अब इसके अंदर जो ये फोटो है, इसमें आप एक नजर से देख सकते हैं कि बाकी शरीर सारा का सारा कहाँ केंद्रित है, रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं उस बारे में। यू कैन जस्ट इमेजिन अगर एक स्पाइन को हटा दिया जाए तो जस्ट कॉल मार, जो मैंने मल्टी लेयर्ड का सतह, कई सारी सतह, ये तो नसों जहां से अराइज होती है। इसके बाद जो खून वापस ले जाने वाली नाड़ी, खून लाने वाली नाड़ी, नसें, उसके चारों तरफ व्हाइट मैटर, फिर 1 झिल्ली, 2 झिल्ली, तीसरी झिल्ली, इस तरह से मल्टी लेयर्ड। इसके चारों तरफ वो हड्डी होती है जिसके अंदर ये बंद रहा है, और उसके ऊपर मसल्स होती हैं। तो जब हम रीढ़ की हड्डी की सेहत देखेंगे तो हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सभी की सेहत के बारे में सोचना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनता है और कैसे खराब होता है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जो हमारा प्रयास है एज डॉक्टर, एज ए सर्जन, या सिरिजन कंपनी का प्रयास है कि भाई रीढ़ की हड्डी खराब ना हो, या ज्यादा समय बाद खराब हो, जितना लंबा चला सके अच्छी तरह से होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि डेवलप कैसे होती है और खराब कैसे। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी की इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि जब शरीर बनता है, माँ के कोख पे जब बच्चा 1 सेल 2 सेल से बनता है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्पाइन। पहले सेल्स जुड़ते हैं पिता की और माता की, एक शीट बनती है लेयर सेल्स कोशिकाओं की जिसको कहते हैं, और उसके बाद वो फोल्ड होती है, फोल्ड से स्पाइन बनती है, ऊपर का हिस्सा सर में कन्वर्ट हो जाता है, नीचे का हिस्सा बाकी चीजें, और 33 जो सेगमेंट्स हैं उसके, वो वहीं से उसकी नींव पड़ जाती है। तो डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहली चीज जो बनती है वो रीढ़ की हड्डी, वहीं से हम सब लोगों का कार्यक्रम शुरू होता है, वहीं पे हम लोगों के सारे फंक्शंस आते हैं, आदमी बनता है। तो दिमाग से उन सभी सिग्नल्स को शरीर तक ले जाना के काम रीढ़ की हड्डी के बिना संभव नहीं। इसी तरह से मास्टर, कंडक्टर, परफॉर्मर, ये मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब हम लोग ऑर्केस्ट्रा सुनते हैं या बैंड सुनते हैं, तो एक आदमी बिल्कुल ऊपर पीछे डायस पे खड़ा हुआ क्यों करता रहता है, कंडक्टर कहलाता है। यही चीज हमारे शरीर में होती है रीढ़ की हड्डी के माध्यम से। अब सेगमेंटल नेचर का क्या असर होता है हमारे शरीर पे? इट इज मेरा एक कारण न्यूरोसर्जरी करने का जीवन में डॉक्टरी के बाद ये था कि ये एक लौती ब्रांच है हमारे शरीर के मेडिकल साइंस की, जो कि प्योर मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। चौथे नंबर की नस दबाइए, खटाक से आपके कंधे में दर्द हो जाएगा। छठे नंबर की नस खींच दीजिए, उंगली काम करना बंद कर देंगे।
लंबर स्पाइन में चौथी पांचवी हड्डी के ऊपर की नसों को नुकसान कर दीजिए, पैर उठ के चलना बंद हो जाएगा। इसी तरह से सारे शरीर के अंग जो हैं, चाहे वो कोई भी अंग हो, रीढ़ की हड्डी के किसी न किसी न्यूरल स्ट्रक्चर के लेवल से जुड़े हुए। अब आप लोग शायद इस बात को समझ पाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है रीढ़ स्पाइन। अभी दिखाऊंगा आपको कि जरा सी कहीं पे नुकसान होता है रीढ़ की हड्डी में तो क्या असर आएगा उसमें। ये कनेक्शन दिखाता है किस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी से डिफरेंट अंग जो है वो प्रभावित होते हैं या उनसे नियंत्रित होते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी का ये जो डायग्राम है ये वेस्टर्न कल्चर की मेडिसिन के हिसाब से, एलोपैथिक मेडिसिन के हिसाब से है या उस तरह से। हमारी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है, हिंदू थिंकिंग में पुरानी जो हमारी आयुर्वेद वगैरह है और चाइना की जो है या कोरिया की या जापान की जो पुरानी पद्धतियां हैं इलाज करने की, उसमें रीढ़ की हड्डी को समझने का तरीका इस तरह से है। लेकिन इसके अलावा कहते हैं कि इट इज द रीजन वेयर द एनर्जी ऑफ लाइफ फ्लोस। वो इतना डिटेल में शायद सेगमेंटेशन ना कहते हो, लेकिन एनर्जी फ्लो जीवन का जो है वो हमारा रीढ़ की हड्डी का ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनको आप दबाते हैं, उससे आपको दर्द में रिलीफ मिलता है। शायद काउंटर रिलेटेड प्रिंसिपल से, शायद इसलिए कि वो वहां के जो प्रेशर पड़ने से एक सेंसेशन ऑफ रिलीफ मिलती है। वही एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर उसके फॉर्मल तरीके हैं। तो फिंगर प्रेशर या पॉइंट प्रेशर ले लीजिए आप। और उसके बाद कायरोप्रैक्टिक मैनूवर्स, वो हंसली चढ़ गई है और नस उतर गई है और गर्दन उतर गई है, उसके ऊपर जूता मारने से लेके और कमर खींचने से लेके सब कुछ होता रहा है सभ्यताओं में। ठीक है ना, हम सब लोग उससे परिचित हैं। सही है नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ मैनूवर्स हैं जिनसे हम लोगों को शरीर में फायदा हो। गर्दन अकड़ जाती है तो कई बार पैर पर उठा के लोग उल्टा सा दे देते हैं। बहुत सी चीजें ठीक की जाती है इस तरह से। यहाँ पे शायद शहरों में उतना नहीं रह गया वो आर्ट, लेकिन गाँव में तो घटा अभी भी उसी चीज को फॉर्मल रूप वेस्टर्न कल्चर ने दे दिया। मिस्टर चार्ल्स पार्मर करके आदमी थे, उन्होंने उसको कायरोप्रैक्टिक बना दिया। हाउस के ऊपर पेटेंट हो गया, बंदूकदारी रह गए। हमारे जो पहलवान सराय रोहिल्ला में होते थे वो रह गए बेचारे। ठीक है, तो वो कायरोप्रैक्टिक इन्हीं सब चीजों को फॉर्मल तरीके से, संतुलित तरीके से करने को कायरोप्रैक्टिक है, और उससे शरीर में फायदा होता है जब तक की बीमारी बहुत बढ़ नहीं है। जगदीश चंद्र बोस जो हमारे साइंटिस्ट थे कलकत्ता के, उन्होंने प्रूव करा था कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बाय प्लेइंग म्यूजिक। फिर बहुत साइंस उसके ऊपर काम करा, पाया गया कि जिन पौधों के आसपास म्यूजिक लगाया जाता है उनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आर प्रूवन। उसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। सर की चोट लगे हुए बीमार व्यक्ति को आप म्यूजिक सुनाइए, उसकी रिकवरी ज्यादा अच्छी। जो व्यक्ति किसी को नहीं पहचान रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसको आप घर पे लाके उसके बच्चों की आवाजें सुनवाइए। घर के अंदर जो नल बहता है, जो उसकी बीवी रेडियो चलाती है, जो बीवी चिल्लाती है या हस्बैंड चिल्लाता है, तो उससे जो है उसकी रिकवरी ज्यादा अच्छी, क्यों वो आवाजों को पहचानता है। क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे कि हमारी स्पाइन अच्छी हो जाए? अगर हम डायनेमिक स्पाइन को डायनेमिक रखेंगे, मतलब चलाते फिराते रहे, ऐसे न बैठे रहे पूरे टाइम। अगर हम उसको हिलाते डुलाते रहें, उसके कर्व्स की देखभाल करें, उसके मूवमेंट की देखभाल करें, तो वो हेल्दी रहेगा। हीट, जहां पे अगर हम लोग को कहीं पे स्ट्रेस पड़ रहा है स्पाइन में, उसमें अगर हम हीट दें तो हीट के जितने फायदे हम लोगों ने आंशिक रूप से, पूरे रूप से समझे, उनका फायदा होगा। चाहे वो हम उसको मॉक्सीवर्जन से समझें, चाहे मॉडर्न साइंस से समझें, चाहे वाइब्रेशन से समझें, जैसे मर्जी समझें, एनर्जी पहुंचाने का रीढ़ की हड्डी पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। सो दैट इज वेयर the vision of the company as well as the vision of the product or the mechanism of the product, that you want to take care of the spine before you have to go to Dr. Ashish Srivastava and pay him lakhs of rupees for surgery. मेरे से इलाज करवाने के बजाय अगर कुछ समय पहले ठीक कर लिया जाए तो पैसे की भी बचत, सेहत की भी बचत, सब कुछ बचत। The whole idea of this talk was to bring to your understanding, आपको ये समझाने के लिए कि रीढ़ की हड्डी जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी देखभाल करना महत्वपूर्ण है। सिर्फ खरीद के मशीन चला लेने से नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहे, और वो करने के तरीके इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। कोई इंस्ट्रूमेंट या आपके केस में आपका जो जब तक वो एक्सपीरियंस करके सेटिस्फाई नहीं करता,
तब तक आप उसको नहीं बेचें। ये शायद कंपनी की पॉलिसी है और उसी को आप कई टेक्निकल टर्म से कह सकते हैं ट्रायल मार्केटिंग या एक्सपीरियंस मार्केटिंग। असली मुद्दा ये है कि व्यक्ति जब कन्विंस होगा तो उसको फायदा मिलेगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो रोगी मेरे पास आता है और 1000 इवेंट बट करता है, इंक्लूडिंग इस टेक्निक से करेंगे, कौन से हॉस्पिटल में करेंगे, सुबह करेंगे, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट कहने लगे कि मुहूर्त बेबीज डेवलप हो, वो पंडित से लिखवा के लाते हैं कि 7 बज के 42 मिनट पे डिलीवरी। लेकिन संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। संतुष्टि कब आएगी? जब आप स्वयं उसको महसूस करेंगे, स्वयं आभास होगा कि हाँ ये मुझे फायदा है। या तो आप उसको बदलेंगे या उसको ठीक करेंगे या उसको सिखाएंगे कि किस तरह से फायदा है। कई बार होता है आपने लेटेस्ट हैंडफोन खरीदा, स्मार्टफोन खरीदा आपने, HTC का लिया या आईफोन लिया या कोई सा भी लिया, अब आप लगे सब पैसे तो दे दिए, उसके फंक्शन समझने में मैनुअल नहीं पड़ा, फंक्शन समझ में आ नहीं रहा है, सेटिस्फेक्शन होगा नहीं, तो उठा के हाँ हलो हलो करते हो। लेकिन कैसे उस पर एक्सेल शीट के ऊपर आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं, ये आपको खुद एक्सपीरियंस करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जो कंपनी आपकी जिस तरह से आप डीलर्स को एडवाइज करती है कि एक्सपीरियंस मार्केटिंग होनी चाहिए, आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट that the customer in this company goes back buying a product which he has tested himself, has been satisfied and has proven to himself. Nobody else has proven it. एक कंपनी ने बढ़िया सा माइंड स्पेशलिस्ट को, कॉल्स माइंड स्पेशलिस्ट को बुला के लेक्चर दिलवा दिया, 10 कस्टमर्स के सामने बुलवा दिया कि हाँ क्रेडिट कार्ड की बड़ी जरूरी है, लेकिन जब तक उसको फायदा नहीं होगा वो क्यों खरीदेगा?